घमंड हर किसी का टूटता है और कार्स की दुनिया में सबसे बड़ा गुरूर स्पोर्ट्स कार का ही होता है, क्योंकि शायद उन्हें पता होता है कि उन्हें हराने का मादा किसी में नहीं है। लेकिन ऑटोमोटिव वर्ल्ड में जापान ने ऑलमोस्ट हर एक कार और कार मेकर का घमंड तोड़ा है। बैक इन 1969 एक जापानीज कार मेकर ने ऐसी अफोर्डेबल कार बना दी थी जिसने ऑलमोस्ट हर एक रेस ट्रैक को डोमिनेट किया है। ये देखकर पूरी दुनिया अचंभित थी कि उस दौर की सबसे अनपॉपुलर कार कैसे अपने से कई गुना एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार को कच्चा खा रही है। असल बात तो ये है कि इन एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार को ऐसा लगता है कि वो एक रेसिंग जायंट है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग टीम्स ऐसा बताती हैं। सच तो ये है कि मोस्ट मॉडर्न स्पोर्ट्स कार अमीरों के लिए बस एक ब्रैग मशीन है, लेकिन निसान जीटीआर एक ऐसी गाड़ी है जो एक्चुअली रियल लाइफ रेस कार है और स्ट्रीट लीगल भी है। ये गाड़ी ना तो कंफर्ट का शो ऑफ करती है और ना ही लग्जरी गीकी फीचर्स का। ये मशीन दिखाती है तो सिर्फ और सिर्फ अपना सोल पर्पस, वो है परफॉर्मेंस। और यही वजह है कि निसान जीटीआर की ऑलमोस्ट हर एक जनरेशन ने अपनी परफॉर्मेंस से एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार का घमंड तोड़ा है। ये जापानीज कार इतनी लेजेंडरी है कि इससे 2 गुनी और 3 गुनी कीमत पर आने वाली स्पोर्ट्स कार भी इस निसान जीटीआर के आगे पानी भरती हैं। ये वो कार है जो जब रेसिंग में उतरी तो 49 रेसेस लगातार जीती थी, और यही वजह है कि निसान जीटीआर को पूरी ऑटो कम्युनिटी द गॉडजिला बुलाती है। लेकिन बुरी खबर ये है कि इस लेजेंडरी निसान जीटीआर को अब रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है। इसलिए आज निसान जीटीआर के फेयरवेल पर हम इसकी 56 इयर्स की प्राउड जर्नी को रिविजिट करेंगे और ये डिकोड करेंगे कि क्यों इस गॉडजिला के रिटायर होने से एक्सपेंसिव सुपर कार्स राहत की सांस ले रही हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि इंसान ने अपनी इतिहास की सबसे आइकॉनिक कार को अलविदा कह दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 1957 में। आप जानकर हैरान होंगे कि निसान की ये आइकॉनिक कार ओरिजिनली निसान की है ही नहीं, बल्कि इस गाड़ी को जापान की ही प्रिंस मोटर कंपनी ने डेवलप किया था। प्रिंस ने स्काईलाइन को 1957 से 1966 तक प्रोड्यूस किया। तब स्काईलाइन में सिर्फ 1.5 लीटर का ही इंजन आता था, लेकिन फाइनेंशियल हालत खराब होने की वजह से इस कंपनी को निसान ने खरीद लिया था। इस स्काईलाइन की शुरुआत तो 4 डोर लग्जरी सेडान के तौर पर हुई थी, लेकिन निसान के हाथ में आते ही ये गाड़ी एक परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की तरह इवॉल्व होने लगी। फिर साल आया 1969, जब निसान ने फाइनली अपने बैज के साथ स्काईलाइन को लॉन्च किया, और ये वही साल है जब निसान ने स्काईलाइन को आइकॉनिक जीटीआर बैज दिया। तब शायद निसान को भी नहीं पता होगा कि आगे जाकर कोने में लगा ये छोटा सा बैज कितनी बड़ी लेगेसी बन जाएगा। फर्स्ट जनरेशन स्काईलाइन जीटीआर में प्रिंस का ही 2 लीटर इनलाइन 6 इंजन दिया गया था, जो 160 हॉर्स पावर और 176 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता था। ये एक 5 स्पीड मैनुअल रियर व्हील ड्राइव कार थी। अगर आपको ये पावर कम लगे तो इससे 20 साल बाद आई माजदा मियाटा का हाईटेक 2 लीटर इंजन भी सिर्फ 155 एचपी ही बनाता था। आते ही स्काईलाइन जीटीआर जापान की सारी टूरिंग कार्स को डोमिनेट कर गई। ये कार इतनी कैपेबल निकली कि जापान की डोमेस्टिक टूरिंग रेसेस में लगातार 52 रेसेस जीती थी। इसके बाद निसान स्काईलाइन को अपग्रेड करके मल्टीपल जनरेशंस निकालती रही। जैसे 1973 में स्काईलाइन C110 आई, फिर R13 स्काईलाइन आई, फिर 1986 में R31 स्काईलाइन आई। लेकिन स्काईलाइन की ये जनरेशंस एक तरह से फेलियर ही साबित हुई। और फिर साल आया 1989, जब निसान ने लॉन्च की लेजेंडरी R32 स्काईलाइन जीटीआर। तब इस कार में ट्रैक पर सुपर ट्रैक्शन के लिए ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया, और साथ में मिला निसान का RB26DE TT इनलाइन 6 टर्बोचार्ज इंजन, जो 280 हॉर्स पावर और 353 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता था। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि R32 स्काईलाइन जीटीआर का कॉन्सेप्ट मॉडल जब टेस्ट किया जा रहा था, तब इसका यही 2.6 लीटर का इंजन 592 हॉर्स पावर निकाल रहा था, लेकिन इसका प्रोडक्शन वर्जन 282 एचपी पर ही लिमिट किया गया था। 1989 में आई R32 स्काईलाइन जीटीआर अपनी लेगेसी की सबसे आइकॉनिक कार इसलिए बन गई क्योंकि जब ये जापानीज टूरिंग कार चैंपियनशिप में एंटर हुई तो लगातार 29 रेसेस जीती। यानी कि जिस भी रेस में ये जाती वहां से जीत कर ही आती थी। और सिर्फ जापान ही नहीं, ये गाड़ी 1991 और 1992 में ऑस्ट्रेलियन टूरिंग कार चैंपियनशिप भी जीती थी। और तब R32 स्काईलाइन जीटीआर की टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस को देखकर मैगजीन्स ने जीटीआर को गॉडजिला का टाइटल दिया था, जो आज भी इस गाड़ी के साथ प्राउडली कैरी होता है। अब R32 स्काईलाइन जीटीआर निसान की परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज की फ्लैगशिप बन चुकी थी, और इससे भी कई गुना महंगी इटालियन और अमेरिकन स्पोर्ट्स कार भी जीटीआर से घबराने लगी थी। लेकिन इतनी पॉपुलर होने के बाद भी निसान ने इसे तब अमेरिका में नहीं बेचा था, पर इसका जेडीएम मॉडल तब भी और आज भी अमेरिकन ट्यूनर कम्युनिटी में भयंकर पॉपुलर है। फिर 1995 में R33 स्काईलाइन जीटीआर आई, जो सेम 2.6 लीटर के इनलाइन 6 टर्बो इंजन को बेटर ट्यून करने के बाद और भी फास्ट और ज्यादा स्टेबल हो गई। R33 का रेसिंग वर्जन इस इंजन पर 400 हॉर्स पावर बनाता था, लेकिन इसके प्रोडक्शन वेरिएंट को मजबूरन 300 एचपी पर डिट्यून करके बेचना पड़ा। इसके बाद 1998 में निसान ने R34 स्काईलाइन जीटीआर लॉन्च की।
ये गाड़ी टेक्निकली इतनी एडवांस थी कि ड्राइवर कंसोल पर एक एलसीडी डिस्प्ले पर इंजन की 7 अलग-अलग तरह की लाइव रीडिंग्स दिखती थी, जैसे टर्बोचार्जर्स का प्रेशर, इनटेक और एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर और इवन जी फोर्स तक स्क्रीन पर दिखाती थी। R34 स्काईलाइन शायद पहली कार होगी जिसका एक्चुअल पावर कंपनी को ऑन पेपर छिपाना पड़ा था। जी हाँ, उस टाइम के जापानीज कार नॉर्म्स की वजह से निसान ने R34 स्काईलाइन के पेपर्स और एड्स में दिखाया था कि ये गाड़ी सिर्फ 276 हॉर्स पावर ही बनाती है, लेकिन असल में ये गाड़ी स्टॉक कंडीशन में ही 330 एचपी से ज्यादा पावर निकाल रही थी। पर निसान ने इस गाड़ी को 2002 तक ही प्रोडक्शन में रखा और फिर इस लेजेंड कार को अंधेरे में ही छोड़ दिया। और फिर साल आया 2007, जब निसान ने लॉन्च की R35 GTR और इस जनरेशन के साथ निसान ने स्काईलाइन नेम टैग को ड्रॉप कर दिया और GTR को मेन बैच बनाया। लेकिन ये गाड़ी स्टिल गॉडजिला ही थी और जैसा कि बाकी जनरेशंस की GTR करती आई हैं, R35 GTR ने भी एग्जैक्टली वही किया। आते ही इसने फिर से मार्केट में मौजूद सारी स्पोर्ट्स कार को नाश्ते में खाना शुरू कर दिया। ये GTR सुपर पावरफुल थी, एक्सीलेंट ग्रिप थी, सुपरसोनिक एक्सेलरेशन था, इंडस्ट्री बेस्ट ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, एनी पैरामीटर्स यू नेम इट, ये गाड़ी हर उस चीज में रिडिकुलसली बेस्ट थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस इंजन से ये गाड़ी ऑलरेडी स्पोर्ट्स कार तक को हरा रही थी, निसान ने उसे रिप्लेस करके अब इसके हुड में और बड़ा पावर हाउस लगाया था। R35 GTR में हैंड असेंबल्ड 3.8 लीटर का ट्विन टर्बो V6 इंजन डाला था। अब इस इंजन के साथ GTR व्हील्स पर चलने वाली एक मिसाइल बन चुकी थी। R35 GTR का ये VR38 इंजन 474 bhp की पावर बना रहा था और इसका निस्मो वेरिएंट जो एक ट्रैक फोकस्ड GTR थी, उसमें यही इंजन 600 हॉर्स पावर निकाल रहा था। R35 GTR ने आते ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए। ये बात साल 2009 की है, जब नürburgring जो कार्स के लिए दुनिया का सबसे एक्सट्रीम टेस्ट ट्रैक है, उसमें GTR ने सिर्फ 7 मिनट 26 सेकंड का रिकॉर्ड लैप टाइम अचीव किया था और ये टाइमिंग उस वक्त इससे 2 गुनी और 3 गुनी महंगी स्पोर्ट्स कार भी नहीं ला पाई थी। इस गाड़ी ने फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग 4 सीटर प्रोडक्शन कार का रिकॉर्ड भी 2009 में अपने नाम किया था। R35 GTR मोटर स्पोर्ट्स की बादशाह रही है। इसने GT1 वर्ल्ड चैंपियनशिप, सुपर GT और GT3 जैसी न जाने कितनी ही ग्लोबल रेसिंग्स जीती हैं। इसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी और अफोर्डेबल प्राइस की वजह से ब्रिटिश मैगजीन टॉप गियर ने लिखा था, वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल कार ऑफ एनी काइंड एवर बिल्ड। ये गाड़ी सिर्फ रियल लाइफ ही नहीं बल्कि गेमिंग लेजेंड भी रही है। ग्रैंड टूरिज्मो, एसफॉल्ट और नीड फॉर स्पीड जैसे ग्लोबली पॉपुलर वीडियो गेम्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाली कार है। मजे की बात यह है कि इस GTR को निसान ने वर्ल्ड वाइड बेचना शुरू किया था, जबकि इसकी पिछली जनरेशंस मोस्टली जापान तक ही सीमित थी। इंडिया में भी निसान ने GTR को 2016 में लॉन्च किया था, लेकिन CBU होने की वजह से इसका प्राइस 2 करोड़ रुपए तक जाता था। लेकिन जो गॉडजिला जिस भी रेस में एंटर हुई, वो सारी रेस जीत कर आई है। वही गॉडजिला ग्लोबल पावर्स के स्ट्रिक्ट एमिशंस और सेफ्टी नॉर्म्स की रेस में हार गई। ऑस्ट्रेलियन मार्केट में साइड इम्पैक्ट रेगुलेशंस की वजह से 2021 में ही इसे वहां बंद करना पड़ा। नॉइस रेगुलेशंस की वजह से यूरोपियन और यूके के मार्केट्स में भी इसे 2022 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसी तरह 2024 में नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से GTR को खींच लिया गया और स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स की वजह से फाइनली GTR के घर यानी जापान में भी निसान को इसे बंद करना पड़ रहा है। लेकिन इस गाड़ी की लेगेसी का पार्ट रहा है कि ये कई सालों के लिए बंद होने के बाद भी रिबॉर्न हो चुकी है। जैसा 1969 के बाद स्काईलाइन ने सीधा 1989 में R32 से कमबैक किया और शायद GTR के साथ भी निसान यही कर सकती है। निसान ने इसका 2023 में हाइपर फोर्स कॉन्सेप्ट भी शोकेस किया था, मगर माना जा रहा है कि नेक्स्ट GTR ऑल इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड हो सकती है। लेकिन निसान के करंट फाइनेंशियल हालत देखकर ये इतने जल्दी होते तो नहीं दिख रहा है। निसान ने भी हाल ही में बड़ी उम्मीदों के साथ होंडा के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन कुछ ही दिनों में ये मर्जर भी फेल हो गया और अब निसान ग्लोबली बहुत ही बुरे दौर से जूझ रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जब निसान का वक्त बदलेगा, इसकी मे बी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड GTR एक बार फिर से मॉडर्न डे स्पोर्ट्स कार को सालों तक कंपटीशन में पीछे रखेगी। टिल देन, हैप्पी रिटायरमेंट GTR।